बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिव फिज़िकल थेरेपी का। टॉपिक का नेम है वुंड एंड टाइप्स। इसका पार्ट 1 है वुंड केयर कॉन्सेप्ट्स। वुंड की डेफिनेशन है। मेडिसिन में डिफरेंट डेफिनेशन हमें मिलती है और पैथोलॉजी में डिफरेंट है, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। In medicine, a wound is a type of injury in which skin is torn, cut, or punctured. An open wound are where blunt force trauma cause contusion. अभी मेडिसिन के अकॉर्डिंग वोंड जो है वो स्किन में जो टर्न या टियर हो जाए, कट हो जाए, पंक्चर्ड हो जाए, तो वो ओपन वुंड होगा। या फिर ये जैसे ब्लंट ट्रॉमा होता है, ब्रूज वगैरह बन जाता है, तो वो क्लोज्ड वुंड के टाइप है। पैथोलॉजी में इट स्पेशली रेफर्स टू द शार्प इंजरी विच डैमेज द डर्मस ऑफ द स्किन। लेकिन पैथोलॉजी में वुंड हमारे पास हमेशा शार्प इंजरी ही होती है जिससे डर्मस डैमेज होगी। मतलब पैथोलॉजी में क्लोज्ड वुंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, वहाँ पे हम ओपन वुंड ही देखते हैं। ये नीचे पिक्चर है, हम इजीली देख सकते हैं। स्किन टॉर्न हुई हुई है, ओपन वुंड की ये पिक्चर है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर टू द आउटर इन्वायरमेंट। अब वुंड्स को अगर हम देखें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसकी दो टाइप्स हैं, क्लोज्ड वुंड और ओपन वुंड्स। ये हमने मेडिसिन के डेफिनेशन पे भी डिस्कस कर लिया। ओपन वुंड कौन से होते हैं? जिनमें वुंड इंटैक्ट नहीं रहती, और क्लोज्ड में वुंड इंटैक्ट होती हैं। ओपन वुंड में फर्दर हमारे पास आ जाते हैं इंसिजन, लेसिरेशन, एब्रेशन, पंक्चर, पेनिट्रेशन, गन शॉट। क्लोज्ड वुंड में कंटूजन्स हैं, हीमाटोमा है, ब्लड क्लॉट जो बन जाता है, और क्रश इंजरीज हैं। क्रश इंजरीज भी क्लोज्ड वुंड में आती हैं। वुंड टाइप्स, इसको हम अब वन पे वन डिस्कस करेंगे। इंसिजन, लेसिरेशन, एब्रेजन्स, पंक्चर, पेनिट्रेशन, गन शॉट और क्रश इंजरीज। अब इंसिजन और इंसाइज्ड वुंड कास्ट बाय द क्लीन शार्प एजेस ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ और रेजर और ग्लास स्प्लिंटर। इंसिजन जैसे हम सर्जिकल इंसिजन देते हैं, कोई ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, स्किन ओपन करते हैं, और जो भी सर्जिकल हमारा प्रोसीजर होता है उससे परफॉर्म करने के बाद हम दोबारा उसको स्टिचेस लगा देते हैं, सुचरिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास वही इंसिजन के वुंड की टाइप है। नेक्स्ट है लैसिरेशन, irregular tear like wounds caused by the same blunt trauma. Laceration and incision में appear linear, अगर तो लीनियर ये होंगे तो इसे हम रेगुलर भी कह सकते हैं, या फिर सेटलेट होते हैं जिसे इरेगुलर कहते हैं। द टर्म लेसिरेशन इज मिस यूज इन रेफरेंस टू द इंसिजन। ये ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होती है लेसिरेशन, और उसमें हमने पढ़ा था शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से इंसिजन। डीप लेसिरेशन वुंड, जिसमें स्किन, फैट, मसल्स तक जा रही है लेसिरेशन, हम इजीली देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर है, और राइट साइड पे वही अपर आर्म में लेसिरेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास एब्रेजन या फिर ग्रेजेस, सुपरफिशियल वुंड्स इन विच दी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज स्क्रैप्ड ऑफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस जो है वो स्क्रैप ऑफ हो जाती है। एब्रेजन्स आर ऑफन कास्ड बाय द स्लाइडिंग फॉल ऑन टू अ रफ सरफेस। ये वाली एब्रेजन जो है मोस्टली स्लाइडिंग की वजह से होती है, स्लाइडिंग वो भी रफ सरफेसेस पे, स्मूथ पे ये नहीं होती। मिक्स टाइप है वुंड की पंक्चर वुंड्स, कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट पंक्चर द स्किन सच एज अ नेल और नीडल। ये पिक्चर में दिखाया हुआ भी है पंक्चर्ड वुंड। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन वुंड, कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ एंटरिंग एंड कमिंग आउट ऑफ द स्किन। कोई भी ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट जो हमारी स्किन में एंटर होगा और फिर वापस उसी पॉइंट से निकलेगा, तो वो पेनिट्रेशन वुंड होता है। ये वही हॉर्न की वजह से जो वुंड बना है पिक्चर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वुंड की टाइप है गन शॉट वुंड, कास्ट बाय द बुलेट और सिमिलर प्रोजेक्टाइल ड्राइविंग इनटू और थ्रू द बॉडी। देयर मे बी टू वुंड्स, वन एट द साइट ऑफ एंट्री एंड वन एट द साइट ऑफ एग्जिट, जनरली रेफर टू एज थ्रू एंड थ्रू वुंड। इसमें वही दो भी मिल सकते हैं या एक भी मिल सकता है। एक वो जहाँ से गन शॉट या बुलेट एंटर होती है बॉडी में, और सेकंड जहाँ से वो एग्जिट होके जाती है, इसी वजह से इसे थ्रू एंड थ्रू वुंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंटूजन्स, ये क्लोज्ड वुंड में आएगा हमारे पास, जिसमें स्किन इंटैक्ट है। कंटूजन्स आर कॉमनली नोन एज ब्रूजेस कास्ट बाय ब्लंट फोर्स ट्रॉमा दैट डैमेज द टिश्यूज अंडर द स्किन। सात पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें हमें इजीली देख सकते हैं ब्रूजिंग, ब्लूइश स्किन बनी हुई है।
लास्ट टाइप है हमारे पास क्रश इंजरीज कास्ट बाय ग्रेट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रश इंजरी क्रोनिक एंड एक्यूट, ये टाइम ड्यूरेशन की बेस पे होता है। एक्यूट और ट्रॉमेटिक वुंड्स आर द रिजल्ट ऑफ इंजरीज दैट डिस्टर्ब द टिश्यूज, और क्रोनिक वुंड्स आर दोज दैट आर कास्ट बाय द relatively slow process that leads to the tissue damage। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। क्रोनिक वुंड्स तो स्लो प्रोसेस के रिजल्ट में जो बनता है वो क्रोनिक वुंड होगा। Acute wounds, Betts, Jensen, and the Wathi define the acute wound as a disruption in the integrity of the skin and underlying tissues that progresses through the healing process in a timely and uncomplicated manner। जो वुंड इजीली, जिसमें स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है, कोई लॉस नहीं होता, तो हीलिंग प्रोसेस उसमें इजीली हो जाता है। प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू हीलिंग प्रोसेस होता है और टाइम पे ही होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। Typically, surgical and traumatic wounds which heal by the primary intention are classified as acute wound. Chronic wounds. Sussman defined as chronic wound one that deviates from the expected sequence of repair in terms of टाइम अपीयरेंस एंड रिस्पॉन्स टू एग्रेसिव एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। इसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें हीलिंग नहीं होगी, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वोंड में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको डिब्राइटमेंट हो सकती है टिश्यूज़ की, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्रोनिक वुंड्स हैं और ये सेकेंडरी या टर्शरी इंटेंशन के थ्रू इनका क्लोजर होता है। क्रोनिक वुंड्स इंक्लूड प्रेशर, वेनस एंड डायबिटिक अल्सर्स। क्रोनिक वुंड्स में हमारे पास वही प्रेशर अल्सर्स, क्योंकि वो भी विद टाइम डेवलप होते हैं, वीनस अल्सर्स और डायबिटिक अल्सर्स। टिपिकली एन इनसफिशिएंसी इन द सर्कुलेशन और द अदर सिस्टेमिक support of the tissues causes it to fail and disintegrate. Infection then takes hold of the site and becomes a chronic abscess। इसी की वजह से इन वुंड्स में इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो क्रोनिक एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। वंस द इन्फेक्शन हिट्स क्रिटिकल पॉइंट इट कैन सेपरेट लोकली और बिकम सिस्टेमिक। और फर्दर अगर इन्फेक्शन हो जाए पहले तो वो लोकली होगा, अगर उसकी केयरिंग नहीं की गई तो वो सिस्टेमेटिकली भी स्प्रेड हो सकते हैं। इस कंडीशन को सेप्सिस कहते हैं। हाउ टू केयर वुंड, you just put a band-aid on it, let it dry out, just get stitches, use wet gauze and change it 3 times per day। ये सिंपली जो हम वुंड को ट्रीट करते हैं, फर्स्ट एड कोई भी हम एडहेसिव जो ड्रेसिंग होती है वो अप्लाई करते हैं, वो जब ड्राई हो जाती है तो हम स्टिचेस लगा देते हैं। स्टिचेस लगाने के बाद हम वेट गाउज यूज़ करते हैं और इसको 3 बार जो है दिन में चेंज करना होता है। वुंड केयर, to educate healthcare professionals on effective wound care protocols in order to ensure optimal care for our terminally ill patients। प्रिवेंशन, इंस्पेक्ट स्किन। अब इनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? वुंड्स की स्किन को इंस्पेक्ट करना है डेली बेसिस पे। एक्सेसिव मॉइस्चर कंट्रोल, अगर तो एक्सेसिव मॉइस्चर कंट्रोल है तो उसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में जैसे हमने देखा था बेड बाउंड पेशेंट्स में कि मॉइस्चर जिनमें ज़्यादा हो रही थी उनमें वुंड फॉर्मेशन इजीली हो रही थी। प्रॉपर पोजीशनिंग एंड ट्रांसफ़र टेक्निक, कोई ड्रैग फोर्स नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर टेक्निक्स हमें सिखानी चाहिए, पेशेंट को पोजीशन बतानी चाहिए कि किस पोजीशन में उसने स्पाइन में रहना है, कितने टाइम के लिए रहना है, अगर वो स्पाइन से सिटिंग में आ रहा है तो किस तरह से आएगा। वो सारी टेक्निक्स हम पेशेंट को सिखाएंगे। न्यूट्रिशन है, जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी तो स्किन भी अच्छी होगी, वुंड के चांसेस कम होंगे। तो न्यूट्रिशन भी हमारा ये बेसिक एलिमेंट है प्रिवेंशन में। अवॉइड प्रेशर ऑन हील्स एंड बोनी प्रोमिनेंसेस, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट। रिस्क असेसमेंट है, अल्टरेशन इन मोबिलिटी, लेवल ऑफ इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल करना है, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है पेशेंट का। अल्टरेशन इन सेंसेशन रिस्पॉन्स टू द डिस्कम्फर्ट, ये वही सेम चीज़ है जैसे हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखा था कि सेंसेशन लॉस्ट हो रही थी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, और वो छोटा सा ट्रॉमा भी उसके लिए वही आगे जाकर मसला बन रहा था, जिसकी वजह से एम्पुटेट करना पड़ता है। कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, मेडिकेशंस दैट डिले हीलिंग, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द लोअर एक्सट्रीमिटी व्हेन अल्सरेशन इज प्रेजेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स है, डेप्थ ऑफ इंजरी के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, टाइप ऑफ इंजरी के बेस पे और इटियोलॉजी के बेस पे। अब इटियोलॉजी के बेस पे हमारे पास मस्कुलर अल्सर्स आ जाते हैं, प्रेशर अल्सर्स हैं, न्यूरोपैथिक अल्सर्स हैं, बर्न अल्सर्स हैं या फिर सर्जिकल है। डेप्थ के बेस पे हम ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ इंजरी के बेस पे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेसिरेशन, इंसिजन, गन शॉट ईटीसी, जो हम डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी।
अब सब डेप्थ की बेस पे सुपरफिशियल वुंड्स होते हैं हमारे पास, इन्वॉल्व एपिडर्मिस ओनली, नो ब्रीच ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, इसमें पेन हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल इसकी सन बर्न है या फिर रग बर्न है। रग बर्न जैसे कारपेट पे किसी को स्लाइड किया जाए तो इसे कारपेट बर्न भी कहते हैं। पार्शियल थिकनेस वुंड है, नाम से पता चल रहा है इसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगी, हो सकता है डर्मिस का कुछ पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास ब्लिस्टर आ जाते हैं और स्किन टीयर्स है। फुल थिकनेस वुंड्स हैं एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डर्मस ब्रीच्ड। अब इसमें डर्मस फुली इन्वॉल्व हो रही है, एक्सटेंड इनटू द सबक्यूटेनियस फैट, इवन जो डर्मस के नीचे हाइपोडर्मस है वहाँ तक भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है फैट्स की, मसल्स की, बोन्स की। प्रेशर वुंड्स, बेड सोर्स एक्सेसिव और अनरिलीव्ड प्रेशर ऑफन ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस, और इसमें मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। न्यूरोपैथिक वुंड्स हैं जो हमने पढ़ा था कि एटियोलॉजी के बेसिस पे, अब ये वाले वुंड्स आ गए। पहला हमने देखा है प्रेशर वुंड, सेकंड टाइप है न्यूरोपैथिक वुंड्स। वुंड develops in area with impaired sensation, commonly on the foot. Often patients with the diabetes, chemotherapy, neurodegenerative disease, nerve compression often lead to the amputation. नेक्स्ट टाइप है हु इज़ एट रिस्क। अब किस में रिस्क के चांसेस हैं, रिस्क पे कौन से पेशेंट्स होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर एट रिस्क फॉर सस्टेनिंग और डेवलपिंग वुंड्स, बट रिस्क इज़ हायर इन चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, अल्कोहलिक, those with the addiction to the narcotics और people with the mental illness और disability। वैसे तो सभी में वुंड्स बन सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन बच्चों में है, क्योंकि उनमें स्किन इंटेग्रिटी की वजह से। एल्डरली पीपल जो हैं, अल्कोहलिक पेशेंट्स जो हैं, अल्कोहलिज्म के साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें भी स्किन चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। नारकोटिक्स जो लेती हैं वो लोग, या फिर मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी के साथ, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। पीपल लिविंग इन अ हैज़ार्डियस इन्वायरमेंट आर लिविंग आर हैविंग डेंजरस जॉब में हैव एट रिस्क फॉर वुंड्स। इन्वायरमेंट पे भी ये डिपेंड करता है और जॉब की टाइप पे भी। जैसे हम किसी आर्मी ऑफिसर को देख लें तो उनमें गन शॉट के ज़्यादा चांसेस होंगे। पेशेंट्स विद द क्रोनिक इलनेस आर वीकेंड इम्यून सिस्टम आर एट इवन हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग वुंड्स। या फिर जो क्रोनिक इलनेस के साथ होते हैं वो, जैसे हमने पढ़ा था बेड बाउंड पेशेंट्स में बेड सोर्स बनते हैं, और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें भी इजीली अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। वुंड हीलिंग है और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सीक्वेंस ऑफ द सेलुलर फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स इनिशिएटेड बाय द स्टिमुलस ऑफ इंजरी टू द टिश्यूज। अब इसकी 4 फेजेस होती हैं वुंड हीलिंग की। हीमोस्टेसिस, हीमो मीन ब्लड एंड स्टेसिस मीन वही स्लो डाउन को कहती है, तो जिसमें ब्लड को स्टॉप किया जाता है। इन्फ्लेमेशन, ब्लड स्टॉप होता है क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट स्टेप है इन्फ्लेमेशन, उससे नेक्स्ट प्रोलिफरेशन है, और लास्ट पे होता है मैचुरेशन, जिसे रीमॉडलिंग भी कहते हैं। इन 4 स्टेजेस को इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। हीमोस्टेसिस, सबसे पहले ये ब्लड क्लॉट बना है जिसमें जितने भी प्लेटलेट्स थे उनके एग्रीगेशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफेजेस हैं, वो वही इंजर्ड साइड पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स है, फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ब्लास्ट ही है ना, फॉर्मिंग सेल्स हैं, तो फर्दर वो प्रोलिफरेट होंगे, और सेल्स बनाएंगे। तो इसमें हम साइज़ भी देख सकते हैं, वुंड का साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है और उसकी डेप्थ भी नीचे से जो है वो हील आउट हो रही है, वो सुपरफिशियली मूव कर रहा है। और लास्ट स्टेज है इसकी रीमॉडलिंग, जिसमें फ्रेशली हील्ड एपिडर्मिस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हील हो चुका है, फ्रेशली हील्ड डर्मस, एपिडर्मिस और डर्मस जो है वो दोनों हील हो चुकी हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीलिंग, इसमें अगर हम प्राइमरी हील और सेकेंडरी हीलिंग को देखें तो डिफरेंसेस जो मिलते हैं क्लीननेस की बेस पे। प्राइमरी हीलिंग ये क्लीन होते हैं और सेकेंडरी में अनक्लीन है। जैसे इन्फेक्टेड वुंड्स हैं तो वो सेकेंडरी हीलिंग से ही क्लोज होंगे। इन्फेक्शन है जनरली अनइन्फेक्टेड, और सेकेंडरी हीलिंग वाले जो वुंड्स होते हैं वो मे बी इन्फेक्टेड। मार्जिन्स देखेंगे तो सर्जिकली क्लीन मार्जिन्स होंगे प्राइमरी हीलिंग के, लेकिन जो सेकेंडरी हीलिंग है उनकी इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं। हीलिंग स्कैंटी ग्रेनुलेशन टिश्यू के थ्रू होती है, और इसकी सेकेंडरी हीलिंग वुंड्स जो है वो ग्रेनुलेशन फिल द गैप। हीलिंग पीरियड प्राइमरी हीलिंग का शॉर्ट है और सेकेंडरी हीलिंग का प्राइमरी से कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है। हीलिंग डायरेक्शन है डायरेक्ट हीलिंग, लेकिन जो सेकेंडरी हीलिंग है फ्रॉम बॉटम टू द एज,
तो इसको हम इजीली देख सकते हैं। जो वोंड हीलिंग है इसमें बॉटम से वो ये सुपरफिशियली हीलिंग हुई है, तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी हीलिंग हो रही है। जो हमने स्टेजेस ऊपर देखी हैं, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड रिमॉडलिंग। हीलिंग डायरेक्शन हो गई हमारी। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आउटकम नीट लीनियर स्कार बनता है और इसमें कॉन्ट्रैक्टेड इरेगुलर स्कार फॉर्मेशन हो गई। प्राइमरी इंटेंशन जिसमें डायरेक्ट हीलिंग प्रोसेस हुआ है। सेकेंडरी इंटेंशन जिसमें बॉटम टू वर्ड सुपरफिशियल या टू वर्ड्स एजेस जो है हीलिंग प्रोसेस हुआ। ये हेल्दी वुंड है जिसमें नीट लीनियर स्कार है, लेकिन इन्फेक्टेड वुंड में यहाँ पस भी बन सकती है, रेडनेस मिल सकती है, ये रेड स्ट्रीक्स है उसकी सराउंडिंग में। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।